राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। इस साल स्वतंत्रता दिवस का आयोजन बेहद खास होगा। 1800 विशेष मेहमान इसे बनाएंगे यादगार। सरकार के जन भागीदारी कार्यक्रम के तहत इन विशेष मेहमानों को आमंत्रित किया गया है। केंद्र सरकार और जम्मू कश्मीर प्रशासन की बेहतरीन प्रबंध व्यवस्था, अचूक सुरक्षा एवं दूसरी सहूलियतों के चलते इस बार अमरनाथ यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में खास जोश देखने को मिला है। 41वें दिन श्रद्धालुओं की संख्या 4,28,318 के पार पहुंच गई। अयोध्या में हर बार की तरह इस बार भी दिव्य और भव्य दीपोत्सव मनाया जाएगा। इस बार हर बार से अधिक 21 लाख दियों से राम की नगरी जगमग होगी। इसमें प्रतिभाग करने के लिए लोगों को वर्चुअली जोड़ा जाएगा। राम जन्मभूमि के पुजारियों को मिलेगी सरकारी स्तर की सुविधा, सैलरी बढ़ेगी, आवास और अवकाश भी दिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के खिलाफ उनके उस सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर कानूनी कार्रवाई करने की चेतावनी दी, जिसमें उन्होंने मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार पर भ्रष्टाचार में लिप्त होने का आरोप लगाया है। केंद्रीय मंत्री भागवत के कराड़ ने बैंक और नागरिक निकायों से रेहड़ी पटरी वालों को आसानी से ऋण मुहैया कराने के लिए शुरू की गई पीएम स्वनिधि योजना के लक्ष्य हासिल करने के लिए मिलकर काम करने को कहा। भारत के 77वें स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर जम्मू कश्मीर के बड़गांव जिले में तिरंगा रैली निकाली गई। इस रैली में बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया, जिसमें खिलाड़ियों, एनजीओ, स्वयं सेवकों और सुरक्षा कर्मियों सहित सभी क्षेत्रों के लोग शामिल थे। हरियाणा के पलवल जिले के पोंडरे गांव में हिंदू संगठनों की एक महापंचायत होगी, जिसमें नूह में विश्व हिंदू परिषद की उस ब्रज मंडल यात्रा को फिर से शुरू करने पर फैसला किया जाएगा, जो 21 जुलाई को क्षेत्र में सांप्रदायिक हिंसा भड़कने के बाद बाधित हो गई थी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि वाराणसी के सर्व सेवा संघ पर बुलडोजर चलवाना भाजपा की हार है। अमेरिका में अगले साल होने वाले राष्ट्रपति पद के चुनाव में कई भारतीय मूल के नेता भी किस्मत आजमा रहे हैं। इन्हीं में से एक है विवेक रामास्वामी। विवेक रामास्वामी रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से मजबूत उम्मीदवार के तौर पर उभर रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिनों के गुजरात दौरे पर हैं। दूसरे दिन अमित शाह ने अहमदाबाद में तिरंगा यात्रा को हरी झंडी दिखाई। इस अवसर पर गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। इस दौरान जनसभा को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि हमें जो आजादी मिली है उसके लिए करोड़ों लोगों ने कई सालों तक अविरत संघर्ष किया और अपना जीवन न्यौछावर कर दिया। इस संघर्ष के परिणाम स्वरूप आज भारत दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में वर्षों से आगे बढ़ रहा है। मोदी जी ने आजादी के अमृत महोत्सव के वर्ष को एक बहुत अच्छे भाव के साथ देश की जनता के सामने रखा। 1857 से लेकर 1947 तक का 90 साल का हमारा आजादी का संघर्ष, जिसके परिणाम स्वरूप लोकतंत्र की जननी ऐसा हमारा ये देश आज दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र बनकर 75 साल से दुनिया में अपना रास्ता बना रहा है। परंतु हमें आजादी मिली, यहाँ जो युवा पीढ़ी है इसको मैं विशेष कर कहना चाहता हूँ, हमें आजादी मिली, इसके पीछे लाखों करोड़ों लोगों ने 90 साल तक अविरत संघर्ष किया, पूरा जीवन बलिदान किया। कई लोग युद्ध के मैदान में हंसते हंसते तोप के गोले के सामने खड़े रहकर शरीर के फुर्चे उड़ गए। भगत सिंह जैसे वीर शहीद हंसते हंसते इंकलाब जिंदाबाद का नारा लगाकर फांसी के मंच पर चढ़ गए। 17 साल के खुदीराम बोस, जिसके सामने पूरा जीवन पड़ा था, वो होनहार खुदीराम फांसी के मंच पर चढ़ गया और कहा मैं फिर से आऊंगा और आपके सामने फिर से लड़ूंगा। ये जज्बा जो आजादी प्राप्त करने का था, वो 70 साल तक उसने ना जाति देखी, ना धर्म देखा, ना प्रदेश देखा, ना क्षेत्र देखा, ना उम्र देखी। एक और 17 साल का खुदीराम बोस है, जिसके जीवन की अभी तो शुरुआत होनी थी
और फांसी के मंच पर चढ़ गया, और दूसरी ओर 80 पार किए हुए बाबू कुंवर सिंह है, जिन्होंने सन 57 के संग्राम में अपने ही दाहिने हाथ से बायां हाथ काटकर गंगा में बहा दिया और लड़ते रहे और वीर गति को प्राप्त हुए। हमारे लिए ये जो हमारे पुरखे हैं, उन्होंने जो बलिदान दिया है, वो सिर्फ बलिदान नहीं है, आने वाली पीढ़ी के लिए, हम सब के लिए एक संस्कार है, देश के लिए जीवन जीने का संस्कार है। आज आजादी के 75 साल हो गए, हम देश के लिए मर तो नहीं सकते क्योंकि देश आजाद हो गया है, मगर देश के लिए जीने से हमें कोई नहीं रोक सकता। आजादी के अमृत महोत्सव में नरेंद्र मोदी जी ने समग्र देश के अंदर देशभक्ति का एक ज्वार खड़ा करने का काम किया। 15 अगस्त 2023 को आजादी का अमृत महोत्सव समाप्त हो, परंतु इसके साथ ही मोदी जी ने कहा है 15 अगस्त 2023 से लेकर 15 अगस्त 2047 तक आजादी का अमृत काल मनाएंगे और आजादी के 75 साल से 100 साल की यात्रा इस देश को हर क्षेत्र के लिए महान बनाने के लिए हम जिएंगे, हर क्षेत्र के अंदर नंबर 1 बनाने के लिए। और अमृत काल विशेषकर हमारी युवा पीढ़ी के लिए बड़ा महत्वपूर्ण, जैसे सन 57 से 47 तक 90 साल तक युवा पीढ़ी ने आजादी के आंदोलन का नेतृत्व किया और देश को गुलामी की जंजीरों से मुक्त किया, उसी तरह 2023 से 2047 से 25 साल भारत की युवा पीढ़ी ने भारत को महान बनाने की कवायद के लिए देने हैं, भारत माता को समर्पित करने हैं। और मित्रों, जब आज आजादी के अमृत महोत्सव की संध्या पर खड़े हैं, तब मोदी जी ने ये जो अभियान चलाया था, देश के हर बच्चे, हर युवा के मन में देशभक्ति का ज्वार खड़ा करने का, मैं देख रहा हूं मेरे सामने हजारों लोग तिरंगा लेकर खड़े हैं। वो अभियान को मैं सफल होते हुए 15 अगस्त 2022 को देश में एक भी घर ऐसा नहीं था जिस पर तिरंगा न फहरा हो, किसी ने सेल्फी नहीं। मोदी जी ने फिर से आह्वान किया है, अभी भूपेंद्र भाई ने बताया 6.5 करोड़ की आबादी गुजरात की और करीब करीब 1 करोड़ परिवार, सबके घर पर तिरंगा फहरे तो पूरा गुजरात और पूरा देश तिरंगामय हो जाएगा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जांजगीर छत्तीसगढ़ में सार्वजनिक बैठक को संबोधित किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी मौजूद रहे। इस दौरान कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस के इतिहास में छत्तीसगढ़ को भुलाया नहीं जा सकता, क्योंकि यहीं से उन्हें कांग्रेस अध्यक्ष पद पर चुना गया था। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस इतनी मजबूत है कि कोई शक्ति इसे तोड़ नहीं सकती। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम बघेल ने कहा कि जो वादा कांग्रेस ने किसानों से कर्ज माफी, धान की खरीद का किया था, वो हमने पूरा किया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस आम जनता के हित के लिए काम करती है। इस सभा में सुनने के लिए जो आए हैं उन सभी को मैं नमस्कार करते हुए और खासकर इस छत्तीसगढ़ को मैं अपने जीवन में ही नहीं, कांग्रेस के इतिहास में भूल नहीं सकते, क्योंकि आपने कांग्रेस का अध्यक्ष मुझे यहां से चुना, सिर्फ वोट ही नहीं डाला, लेकिन आपने सारे हिंदुस्तान के लोगों को यहां पर बुलाकर अपनी शक्ति और अपना जितना कुछ प्रदर्शन करना था वो सभी सारे देश के लोगों को आपने बताया। कांग्रेस यहाँ सिर्फ मजबूत नहीं, इतना मजबूत है, उस कांग्रेस के शक्ति को कोई तोड़ नहीं सकता, ऐसी छवि आपने बनाई है। और यहीं से मैं कांग्रेस अध्यक्ष के नाते बाहर निकला। निकलने के बाद मेरे सामने 2 चुनाव आए, एक हिमाचल का और दूसरा कर्नाटक का। हमने पूरी कोशिश की और आपके आशीर्वाद से हमने दोनों स्टेट भारी बहुमत से जीते। और ये जो शक्ति मिली है, ये शक्ति
छत्तीसगढ़ के लोगों के वजह से मिली है और इसको हम आगे बढ़ाते रहेंगे। अभी 2.25 लाख करोड़ के आसपास की राशि ये 4.5 साल में आम जनता के जेब में गए। अकेला किसान मन के खाता में इस साल 22,000 करोड़ रुपया भेजे। कोई बीच के आदमी नहीं है। पहली तो बोरा नहीं मिला से, टोकन नहीं मिला से, तौलाई नहीं हो से, रात भर जाके 8-8 दिन पहरा करत से, तब जाके धान बेचात से 50-55 लाख मीट्रिक टन। और ये साल 107 लाख मीट्रिक टन धान किसान मन से खरीदे, लेकिन न टोकन बर लाइन लगी, न बारदाना बर, न तौलाई बर, और तीसरा दिन पैसा पहुंच जात रही से। 107 लाख मीट्रिक टन धान खरीद लें। और ये साल तो 20 क्विंटल कही दें जी, तो जाही 130-40 लाख मीट्रिक टन। लेकिन ये किसान के सरकार है, ये कांग्रेस के सरकार है, हमेशा देश की आजादी की लड़ाई लड़े है ना। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल तो उस किसाने मन के आंदोलन करके का शुरुआत कर रही। जैन वादा राहुल जी आपसे करे रही से कर्जा माफी के, धान खरीदी के, वो हमन पूरा निभाएं। विपरीत परिस्थिति में कोरोना भी आ गए, तब वो हमन कहें हम किसान से जन वादा करे हमारे नेता राहुल गांधी, होकर से हम पीछे नहीं हटन। सब वर्ग लगना चाहिए कि सरकार हमारे वही पाए के देश में कहूं भी मजदूर मन अतिरिक्त पैसा नहीं दे। लेकिन कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ में मजदूर मन 7,000 रुपया सालाना देते। 5.5 लाख मजदूर हम देते 7,000 रुपया सालाना। और ओकरे साथ साथ 74,000 राशन कार्ड धारी, मतलब 35 किलो चावल। गोबर कहूं हिंदुस्तान में नहीं खरीदे, हमारी सरकार खरीदते 2 रुपया किलो में, 4 रुपये में गौमूत्र खरीदा था। 256 करोड़ रुपया जिन गोबर विक्रेता है, और 300 करोड़ रुपया जिन स्व सहायता समूह बहनी मन जिन वर्मी कंपोस्ट बनाते, गो कार्ड बनाते, गमला बनाते, दिया बनाते, प्राकृतिक पेंट बनाते। अब बिजली उत्पादन तक हम शुरू करा था, एक शुरुआत हो चुके है गोबर से। 300 करोड़ कर मन के खाता में। बिजली बिल हाफ योजना 42 लाख परिवार 400 यूनिट तक की बिजली बिल हाफ के लाभ मिला थे। 3,800 करोड़ रुपया के लाभ आप मन मिले। 5500 करोड़ से अधिक की राशि चावल के मिले है। ट्यूबवेल के जिन पंप है 11-12 हजार करोड़ रुपए ओकर मन के है। तो लगातार हमारी सरकार आम जनता के हित में फैसला करे है। अभी समय है एक ब्रेक का, हम चलते हैं ब्रेक पर, आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। Powered by Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत है। यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 में हस्ताक्षरित एमओयू के अनुपालन में उत्तर प्रदेश वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक नीति 2022 के अंतर्गत 30 करोड़ रुपए से 1,23,000 वर्ग फीट में निर्मित वेयर हाउस का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि वेयर हाउसिंग में आज नई संभावना तलाशी जा रही है। भारतीय खाद्य निगम व केंद्रीय भंडारण निगम भी पहले से वेयर हाउस बनाते आ रहे थे, लेकिन तकनीक पुरानी होने से नुकसान होने लगा। वहीं सीएम ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश तरक्की की राह पर आगे बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश में नई वेयर हाउसिंग पॉलिसी बनाई गई है, जिसके तहत छूट मिलती है। उन्होंने कहा कि गोरखपुर एवं पूर्वी उत्तर प्रदेश का आधुनिक तकनीक से बना इतना बड़ा पहला वेयर हाउस है। यह एक अभिनव सृजन है, इससे हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा। उन्होंने कहा कि वेयर हाउसिंग के साथ स्वयं सहायता समूह एवं कृषक उत्पादक संगठनों को जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। भाइयों बहनों, वेयर हाउसिंग में भी आज एक नई संभावना तलाशी जा रही है। पहले भी पोर्ट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा, CWC के द्वारा, कोऑपरेटिव के द्वारा वेयर हाउस बनाए जाते थे, लेकिन तकनीक उनके पास पुरानी होने के कारण अक्सर वहां नुकसान ज्यादा हो जाता था। समय के अनुरूप तकनीक को अगर हम नहीं अपनाएंगे तो कंपटीशन से बाहर हो जाएंगे। और इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी जी जब 9 वर्ष पहले देश की बागडोर संभाले थे, तो
तब उन्होंने देश को एक नया विजन दिया था कार्य करने का, और प्रधानमंत्री मोदी जी के इस विजन के अनुरूप कार्य करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक की अपनी एक पॉलिसी बनाई। इन पॉलिसी के तहत बड़े पैमाने पर निवेशकों को निवेश करने के लिए प्रदेश में भी आमंत्रित किया। और यही नहीं, बड़े बड़े वेयर हाउसिंग के साथ साथ हम लोगों ने तो हर ब्लॉक स्तर पर महिला स्वयंसेवी समूह और वहां के प्रगतिशील किसानों को भी कहा कि हम आपको अनुदान देंगे, आप अपने यहाँ छोटे छोटे वेयर हाउस तैयार करिए, कोल्ड स्टोरेज बनाइए, जिससे आपकी उत्पाद को अधिक दाम मिल सके, और उस दिशा से लगातार कार्य हो रहा है। लेकिन मुझे आज इस मोतीराम अड्डा में आकर के देख करके बहुत अच्छा लगा। भाइयों बहनों, एक तरफ इन लोगों ने यहाँ पर श्री एसोसिएट के द्वारा ये वेयर हाउस बनाया गया, एशियन पेंट जैसी प्रतिष्ठित कंपनी ने इसको किराए पे लेकर के अपने पूर्वी उत्तर प्रदेश की सप्लाई को, बिहार की सप्लाई को, नेपाल की सप्लाई का केंद्र बिंदु भी गोरखपुर बना दिया है। अब यहाँ पे अनेक लोगों को यहाँ से सप्लाई चेन में मदद मिलेगी। इनका एक बफर गोदाम हो गया ये। इस फील्ड में अनेक संभावनाएं हैं और इन संभावनाओं को आगे बढ़ा करके हम रोजगार की संभावनाओं को बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य कर सकते हैं। मुझे प्रसन्नता है कि लगभग 4.25 एकड़ क्षेत्रफल में फैला हुआ जो ये वेयर हाउस है, 1,23,000 वर्ग फुट भूमि पर यह खड़ा किया गया है और यह अपने आप में इस जनपद का तो संभवतः ये पहला वेयर हाउस है। मेरा मानना है पूर्वी उत्तर प्रदेश का भी ये पहला वेयर हाउस है। और आज मुझे प्रसन्नता है कि जो MOU 2022 के अंत में हुआ था, आज उसका एक मूर्त रूप इस श्री एसोसिएट के द्वारा निर्मित मोतीराम अड्डा का ये अत्याधुनिक वेयर हाउस के रूप में हम सबको देखने को आज यहाँ पर प्राप्त हो रहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि जिन लोगों ने इन्वेस्टर समिट के दौरान MOU किए हैं या जो MOU करने में वंचित रह गए थे, वे तेजी के साथ अपना आवेदन आगे बढ़ा करके अपने निवेश को जमीनी धरातल पर उतार करके विकास की इस प्रक्रिया को तेज करते हुए रोजगार और नौकरी की संभावनाओं को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। आज के इस अवसर पर मैं एक बार फिर से श्री एसोसिएट को इस अभिनव कार्य के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं। प्रदेश सरकार की ओर से उन्हें बधाई देता हूं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पश्चिम बंगाल के कोलकाता दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने कोलकाता में मोर्चा संयुक्ता सम्मेलन को संबोधित किया और कहा कि बंगाल से भारतीय जनता पार्टी और हमारी विचारधारा का विशेष रिश्ता है। बंगाल अध्यात्म का प्रदेश है, सामाजिक परिवर्तन लाने वाला प्रदेश है। उन्होंने कहा कि 9 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो का नारा दिया था, वैसे ही 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नारा दिया है, भ्रष्टाचार भारत छोड़ो, तुष्टीकरण भारत छोड़ो, परिवारवाद भारत छोड़ो। इसके साथ ही उन्होंने लोगों से हर घर तिरंगा अभियान के साथ जुड़ने की भी अपील की। मित्रों, बंगाल से भारतीय जनता पार्टी का बहुत विशेष रिश्ता है। हमारी विचारधारा का बंगाल से बहुत बड़ा रिश्ता है। और जब मैं ये कहता हूँ तो यह भी मैं कहता हूँ कि हमारे प्रथम अध्यक्ष और संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यही बंगाल की धरती से निकल करके आदरणीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने सिर्फ जम्मू कश्मीर के लिए रास्ता नहीं दिखाया जब उन्होंने कहा कि एक देश में 2 निशान, 2 विधान, 2 प्रधान, 2 संविधान नहीं चलेंगे, बल्कि उन्होंने बंगाल को भी भारत का हिस्सा बनाने में बहुत बड़ा योगदान किया था। यह भी ऐसे हमारे नेता श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो हमारे अध्यक्ष रहे, जिनसे हमने प्रेरणा ली, मैं सौभाग्य मानता हूं कि बंगाल की धरती ने ऐसे सपूत को पैदा किया जिससे दुनिया की
की सबसे बड़ी पार्टी को आज साकार किया है, यही हमको है। बंगाल अध्यात्म का प्रदेश कहा, सामाजिक परिवर्तन लाने वाला प्रदेश कहा, राजनीतिक दृष्टि से परिवर्तन लाने वाला प्रदेश कहा, अध्यात्म के जगत में, सामाजिक जगत में, कला के जगत में, लिटरेचर के जगत में अनेक महापुरुषों का बंगाल की धरती का आशीर्वाद मिला और उन्होंने देश का नेतृत्व किया। और इसलिए हम लोग कहते हैं कि व्हाट बंगाल थिंक्स टुडे, इंडिया थिंक्स टुमारो। जो बंगाल आज सोचता है वो भारत कल सोचता है। और मुझे यह कहते हुए खुशी होती है कि यहाँ जो बैठे हुए लोग हैं, बंगाल की जनता को अगर आशा है तो आपसे ही आशा है जो बंगाल को स्वीकार करते हैं। अगर महात्मा गांधी जी ने क्विट इंडिया मूवमेंट 9 अगस्त को कहा था, तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2023 के 9 अगस्त को कहा है, परिवारवाद क्विट इंडिया, भ्रष्टाचार क्विट इंडिया, तुष्टीकरण क्विट इंडिया। 15 अगस्त को याद रखिएगा, हर घर तिरंगा झंडा भी फहराना है और तिरंगे की आन बान शान के लिए पूरी ताकत से लड़ना है। और उसके साथ साथ आपने सुना होगा हमारा कार्यक्रम मेरी माटी मेरा देश। 15 अगस्त 2023 को अमृत काल की समाप्ति होगी, लेकिन अमृत काल का प्रारंभ होगा। और अमृत काल का प्रारंभ क्या है कि हम 2047 में भारत को विकसित राष्ट्र बनाएंगे, अपने गौरव को याद रखेंगे, एक होकर के चलेंगे, अपने गौरव जो हमारे प्रांत है उसको हम हमेशा गौरवान्वित रूप से आगे बढ़ाएंगे। हर घर से चुटकी भर मिट्टी लेनी है, हर घर से जहां मिट्टी न हो वहां चावल लेना है, एकत्र करना है, कलश बनाना है। हर पंचायत में जिन लोगों ने स्वतंत्रता सेनानी के रूप में देश की सेवा की, जिन लोगों ने सरहदों पर शहीद हुए, जो लोग पैरामिलिट्री फोर्सेस में देश की सेवा करते हुए शहीद हुए, जो पुलिस के पोस्ट जो देश की सेवा करते हुए शहीद हुए, उनको याद करना है, उनके परिवारों को सम्मान देना है और उसके साथ साथ उनके नाम की पट्टिका गांव में लगानी है और गांव के साथ उनको जोड़ना है। इस बात को हमको समझना। और हर गांव में अमृत सरोवर के बगल में 75 पेड़ लगाएंगे और उसके साथ साथ यह कार्यक्रम हम हर पंचायत में करेंगे। यह कार्यक्रम मिट्टी एकत्र करके मेरी माटी मेरा देश हर ब्लॉक में करेंगे। सभी जगह की मिट्टी 8000 कलश में एकत्र करके कर्तव्य पथ दिल्ली में जाएंगे। दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी जी शपथ दिलाएंगे और वहां अमृत काल का वन बनाएंगे और 7500 पेड़ लगाएंगे। देहरादून में मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत उत्तराखंड ग्राम्य विकास विभाग की ओर से गुच्चू पानी में वीरों को नमन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी, शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल ने शिरकत की और सैन्य परिवारों को सम्मानित किया। इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम धामी ने कहा कि भाजपा की केंद्र और राज्य सरकार सेना और सैनिकों के सम्मान में विभिन्न कार्य कर रही है। वहीं देश के लिए बलिदान देने वाले वीरों को नमन किया और कहा कि बलिदानियों के परिवारों का त्याग सर्वोच्च है और मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम भी इसी तर्ज पर किया जा रहा है। सबसे पहले तो 9 अगस्त से 15 अगस्त तक चलने वाले इस कार्यक्रम जो कि मेरी माटी मेरा देश, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों एवं मां भारती के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले ऐसे वीर सैनिक जिन्होंने हंसते हंसते हम सब की रक्षा के लिए, भारत माता की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया, उनके सभी परिजनों को मैं इस कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए अपनी तरफ से सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं आज के इस अवसर पर राष्ट्र के लिए अपना जीवन निछावर करने वाले उन अमर शहीदों को भी मैं नमन करना चाहता हूं, उनको प्रणाम करता हूं। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे आज मुख्य सेवक के रूप में आप सभी को सम्मानित करने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की दूरदर्शी जो उनकी एक सोच है
दूरदर्शी उनका नेतृत्व है, उसके कारण से आज हमें ये वीरों की वंदना करने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है, जिन्होंने देश की माटी के खातिर अपने प्राणों का बलिदान किया है, अपनी माँ की ममता को भी छोड़ा है। रक्षाबंधन आ रहा है, इसलिए मैं कह सकता हूँ अपनी बहन की राखी को भी छोड़ दिया और हंसते हंसते सीमा पर जाकर अपने प्राणों का बलिदान कर दिया हम सब की रक्षा के लिए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का यह प्रण है कि 1947 में हम अंग्रेजों से आजाद हुए थे और 21वीं सदी के तीसरे दशक में हम अंग्रेजों द्वारा थोपी गई इस मानसिक गुलामी से भी आजाद होकर रहेंगे, यह भी उन्होंने प्रण लिया है। इसीलिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आजादी के इस अमृत काल में देशवासियों के लिए जो पंच प्रण दिए हैं, वे प्रण है देश की रक्षा करने वाले शहीदों का सम्मान, भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का प्रण, गुलामी की मानसिकता से मुक्ति का प्रण, भारत की समृद्ध विरासत पर गर्व एवं उसका संरक्षण करने का प्रण तथा देश की एकता और अखंडता को अक्षुत रखने का प्रण। भाइयों बहनों, जिस प्रकार से आज तक हमने आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा प्रारंभ किए गए प्रत्येक अभियान को, मैं कहूंगा वैसे तो पूरे देश के अंदर उनके द्वारा जो भी अभियान प्रारंभ किए, जो भी उन्होंने संकल्प लिए, वो सिद्धि को प्राप्त हुए। लेकिन उत्तराखंड के अंदर हमारे वीर सैनिकों ने, पूर्व सैनिकों ने, हमारी माताओं बहनों ने हमेशा अपने प्रत्येक अभियान को संपूर्ण सहयोग एवं समर्थन दिया। उसी प्रकार मुझे विश्वास है कि मेरी माटी मेरा देश नामक इस महाअभियान को भी पूरे प्रदेश के अंदर संपूर्णता से सहयोग प्रदान प्राप्त होगा। इसके साथ साथ मैं यह भी आप सबसे कहना चाहता हूं कि एक राष्ट्र तभी बनता है जब उसके नागरिकों के मन में अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा एवं अपने सामर्थ्य को पूर्ण विश्वास एवं गर्व का भाव होता है। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व वाली सरकार हर भारतीय के मन में यह विश्वास और यह भाव उत्पन्न कर रही है, यानी कि आज भारत के हर भारतवासी के मन में एक विश्वास जागृत हो गया है। भाइयों बहनों, आज प्रधानमंत्री मोदी जी के दिशा निर्देशन में सैनिकों एवं उनके परिवारों को जो मिलने वाली सुविधाएं, उनको बढ़ाने के लिए मैं आप सबसे इस अवसर पर कहना चाहता हूं कि हम प्रतिबद्ध हैं, हम संकल्पबद्ध हैं। हमने सैनिकों और उनके आश्रितों को मिलने वाली जो अनुदान राशि है, उसको बढ़ाने से लेकर सैनिक आश्रितों को राज्य सरकार के अधीन जो नौकरियां हैं, वरीयता के आधार पर नियुक्ति देने का निर्णय भी इसी आशय से लिया है। इसके साथ साथ जो वीरता पदक से सम्मानित सैनिक हैं, उनकी जो एकमुश्त अनुदान राशि है, उसको भी हमने बढ़ाया है। बुधनी जिला सीहोर में मेडिकल कॉलेज एवं भैरुंदा रहटी बुधनी राष्ट्रीय राजमार्ग की भूमि पूजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम शिवराज ने कहा कि बुधनी में मेडिकल कॉलेज बनने के बाद मरीजों को इलाज के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। इस मेडिकल कॉलेज के साथ 500 बिस्तरीय अस्पताल, 60 सीट का नर्सिंग कॉलेज और 60 सीटों वाला पैरामेडिकल कॉलेज का भी निर्माण किया जाएगा। यहाँ गंभीर बीमारियों का संपूर्ण इलाज उपलब्ध होगा। अत्याधुनिक तकनीक एवं उपकरणों से मरीजों का उपचार किया जाएगा। आज बुधनी के लिए भी अद्भुत दिन है, अद्भुत दिन है। बुधनी वालों, वो समय देखो जब हम लोग पांव यात्रा करते थे। मैं पूछना चाहता हूं, बताओ बुधनी विधानसभा क्षेत्र में पहले कई सड़कें थी क्या? आज पूरे विधानसभा क्षेत्र को देखो, मेडिकल कॉलेज कितने करोड़ का है पता है? 714 करोड़। और इसके साथ 500 बिस्तर का अस्पताल होगा, इसके साथ नर्सिंग कॉलेज भी होगा। क्या होगा? और नर्मदापुरम से आज सांसद जी, हमारे वरिष्ठ नेतागण आए। ये बुधनी के काम तो आएगा ही, लेकिन बुधनी से ज्यादा ये नर्मदापुरम का है मेरे भाई, ये नर्मदापुरम का भी, क्योंकि ये सीमा पे यहाँ बच्चे पढ़ेंगे और डॉक्टर बनेंगे। बताओ कौन कौन डॉक्टर बनना चाहते हो? हाथ उठाओ। हमारे बच्चे पढ़ेंगे, डॉक्टर बनेंगे, नर्स भी यहीं से निकलेगी, पैरामेडिकल स्टाफ भी यहीं से निकलेगा और इलाज ऐसा होगा कि इंदौर भोपाल वाले भी कहेंगे बुधनी चलो इलाज करवाने। वो दिन आने वाला है। आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत।
राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम